हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए, इस अभ्यास सीरीज में हम पेपर वन पर फोकस करते हैं। यूजीसी नेट के पेपर वन को यहाँ डिस्कस करते हैं। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होती है 12:15 बजे, है ना, 12:15 पे, यानी 12:15 बजे ये आपकी क्लास होती है दोपहर में। तो डेली जुड़िए इन सेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत अच्छे आप लोग के फीडबैक भी मिल रहे हैं। और इससे मैं और मोटिवेट हो रहा हूँ आप लोग के लिए और बेहतरीन क्वेश्चंस ले आने के लिए। आज है 28 नवंबर और आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुंचाता है जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, और ये हमारी छोटी सी कम्युनिटी और बड़ी बनती है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान नहीं है ना। नॉट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। पहला है आर्टिकल 45, दूसरा है आर्टिकल 350A, तीसरा है आर्टिकल 19(1)A और चौथा है आर्टिकल 21A। तो बताइए, इनमें से कौन सा वो आर्टिकल या अनुच्छेद है जो कि एक पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड। यानी इसमें तो तीन जो है आपके एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं और एक नहीं है, वही एक आपको बताना है। आंसर कैसे देंगे? तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और जो आपको लग रहा है इन चारों में से पर्टिकुलर कौन सा ऑप्शन सही होगा वो नीचे मेंशन कर देना। और ये सभी प्रश्नों के लिए आपको करना है ना। अच्छे अच्छे प्रश्न है आज, और ये जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो अपने नोटबुक में इसको नोट करते रहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब भी प्रैक्टिस करें तो अपने साथ एक नोटबुक रखा करें। एक एक ऑप्शन जैसा कि हम करते हैं डिस्कस कर रहे हैं। पहला है आर्टिकल 45। देखिए, जो आर्टिकल 45 है ये एजुकेशन से रिलेटेड एक प्रोविजन है ना। और ओरिजिनली ये क्या है, ये स्टेट को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो चिल्ड्रन 14 साल तक के हैं उनको देने के लिए बनाया गया था, है ना। ओरिजिनली इसी के लिए बनाया गया था। और जो भी स्टेट है उसको बोला गया कि भाई कंपलसरी एजुकेशन आपको देना है टू चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, है ना। लेकिन अभी इसको इसमें अमेंडमेंट लाया गया है और 86th अमेंडमेंट के बाद 86वां जो संशोधन हुआ है, इस संशोधन के बाद जो है इसका फोकस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे है, जिसको हम ECCE के नाम से जानते हैं। और ये NEP 2020 में, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया है इसके तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर इसका फोकस हो चुका है। आर्टिकल 45 है ये, है ना। तो ये तो एजुकेशन से रिलेटेड है और ये इसमें नॉट पूछा है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। आर्टिकल 350A, देखिए ये भी एक एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजन है। और कैसे है, देखिए ये मैंडेट करता है जितने भी राज्य हैं उनको कि वो इंस्ट्रक्शन दे मदर टंग में प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन पे। यानी कि प्राथमिक शिक्षा अगर आप दे रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन आप दे रहे हैं, तो आपको मदर टंग में यानी लोकल लैंग्वेज जो बच्चे बोलते हैं उसमें ही आपको शिक्षा देने की कोशिश करना है। और ये हमेशा लगातार ये कोशिश करना है कि एटलीस्ट ये 5th क्लास तक हम दे सकें मदर टंग में एजुकेशन, है ना। प्रेफरेबली तो 8th क्लास तक है, लेकिन एटलीस्ट 5th तक हम दे पाए मदर टंग में एजुकेशन, ये हमारा जो है फोकस है। तो ये भी एक शिक्षा से जुड़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और इसलिए ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछा है। आर्टिकल 19(1)A, है ना। तो ये बताइए ये कौन सा आर्टिकल होगा, ये क्या किससे रिलेटेड है? तो देखिए, ये जो आर्टिकल है ना ये गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, है ना। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आपको बोलने की आज़ादी आपके देश में दी गई है, अपनी बात कहने की आज़ादी दी गई है, एक्सप्रेस करने की। तो ये फंडामेंटल राइट्स आपके हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये आर्टिकल 19 में आता है, इसी के अंदर में ये आता है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है और इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं ही पूछा है ना। अनुच्छेद 19(1)A। और आर्टिकल 21A जो है ये क्या करता है, ये गारंटी करता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, है ना। तो ये आपका आर्टिकल 21A है। तो आई होप कि क्योंकि ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है तो ये भी जो है नहीं होगा इसका सही उत्तर। आई होप कि ये सारे ही प्रोविजंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 चीज़ें आपको ये पता चली हैं जिन जो एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हिच कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स एम्फसाइजेस द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
पर्यावरणीय नैतिकता का कौन सा सिद्धांत सभी जीवित प्राणियों के अंतर्निहित मूल्य पर बल देता है? पहला ऑप्शन है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, दूसरा ऑप्शन है बायोसेंट्रिज्म, तीसरा ऑप्शन है इकोसेंट्रिज्म और चौथा ऑप्शन है डीप इकोलॉजी यानी मानव केंद्रवाद, जैव केंद्रवाद, परिस्थिति परिस्थितिकतावाद और चौथा है गहन परिस्थितिकी। तो बताइए इनमें से कौन सा वो ऑप्शन होगा जो एनवायरमेंटल एथिक्स का तो एक कॉन्सेप्ट है और वो जोर डालता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या अंतर्निहित मूल्य सभी जीवित प्राणियों के। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, मेंशन कर दीजिए। अपने आप में यूनिक क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये क्वेश्चंस जो है आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग एग्जामिनेशन में, क्योंकि हमने इतने सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए हैं और अब मैं कुछ पीवाईक्यूज भी आपको सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगा ताकि वो भी आपको एक आइडिया लगे कि हाँ प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए हैं, है ना? तो हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब पीवाईक्यूज भी जो है हम कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे जिसमें कि एक आइडिया हो जाएगा कि एनटीए अभी करंट स्टेट में क्या पूछ रहा है। पीवाईक्यूज हम ज़्यादा पहले का नहीं करेंगे, 3-4 जो पिछले वाले हमारे नेट के पेपर हुए उनके ही पीवाईक्यूज करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा पहले के पीवाईक्यूज करने के कुछ फ़ायदे भी नहीं है। तो अगर मैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के बारे में बात करूं तो ये फोकस करता है ह्यूमन नीड्स और इंटरेस्ट के ऊपर। इसमें ह्यूमंस पे फोकस होता है ना? एनवायरमेंटल कंसर्न्स के मध्य में ह्यूमंस होते हैं, सेंट्रल टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स। और ये एंथ्रोप जहां भी आएगा तो आपको ये मान लेना कि ये ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमन से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, सभी जो जीवित प्राणी है उनमें ह्यूमन के अलावा भी बहुत अलग अलग प्राणी आते हैं, तो वो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म नहीं होगा, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। बायोसेंट्रिज्म, बायोसेंट्रिज्म जोर डालता है जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी अपनी एक अंतर्निहित मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, चाहे वो ह्यूमंस के काम के हैं चाहे नहीं है, चाहे वो कीड़े हैं मकोड़े हैं, चाहे कोई जानवर है, चाहे हमारे काम के हैं या नहीं है, उनका कुछ ना कुछ अपना एक अंतर्निहित मूल्य होता है ना? और इसको हम एनवायरमेंटल एथिक्स के में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और बायोसेंट्रिज्म ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैव केंद्रवाद। इकोसेंट्रिज्म क्या होता है? ये एक काफ़ी व्यापक दृष्टिकोण है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जिसे हम कहते हैं, और इसमें पूरा इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम कहते हैं वो शामिल हो जाता है। इसके जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि इकोसिस्टम तो इसमें शामिल होता ही है और इसके प्रोसेसेस भी शामिल हो जाते हैं और ये इंडिविजुअल लिविंग बींग्स के बियॉन्ड होता है, तो ये नहीं होगा। और वही डीप इकोलॉजी के बारे में बात करें तो ये रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करता है, जहाँ पर हम नेचर को प्रायोरिटाइज करने के बारे में बात तो करते हैं लेकिन ये ज़्यादा आइडियोलॉजिकल हो जाता है ना? बायोसेंट्रिज्म से ज़्यादा आइडियोलॉजी इसमें शामिल होती है और इसलिए बायोसेंट्रिज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। I hope that you have answered this question correctly. Now moving to the next question. Third question is, what is the full form of the ICT term IP? ICT में एक टर्म आता है ना? एक शब्द आता है IP। इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? बहुत आसान प्रश्न है ना? पहला है इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है इंटरनल प्रोसेसिंग, तीसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग और चौथा ऑप्शन है इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 1 सेकंड में इसका करेक्ट आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और मैं आपको तुरंत बताता हूँ, क्योंकि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन तो ज़्यादा समय इस पे हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया हो जो करेक्ट आंसर आपको लगता हो। देखिए आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना? इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि गवर्न करता है एड्रेसेस को। जो एड्रेस होता है ना, आईपी एड्रेस आपने सुना होगा। तो एक तरीके से आपको इंटरनेट पर स्पॉट करने के लिए आप कहाँ से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कौन से डिवाइस से यूज़ कर रहे हैं, उसको स्पॉट करने के लिए ये आईपी एड्रेस जो है वो होता है और ये डेटा पैकेट्स को अलग अलग नेटवर्क पे रूट करता है या राउट करता है, ठीक है? तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना? बाकी सभी इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है? बाकी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रिंसिपल ऑफ अन्वय व्यतिरिक इन इंडियन लॉजिक रेफर्स टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में हमने अपने बैच में पढ़ा भी है ना? अन्वय व्यतिरिक का जो प्रिंसिपल है भारतीय तर्कशास्त्र में, इसका सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला है द यूनिवर्सल कोरिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, दूसरा ऑप्शन है द डिस्टिंक्शन बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट, तीसरा ऑप्शन है द अफर्मेशन एंड निगेशन फॉर इन्फरेंस, या फिर चौथा ऑप्शन है द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगोरिकल सिलोइज्म, यानी कारण और प्रभाव के सार्वभौमिक संबंध से, वैध और अवैध तर्कों के भेद से,
अनुमान के लिए सकारात्मक और नकारात्मक से या फिर श्रेणीबद्ध न्याय के वर्गीकरण से? बताइए, अन्वय व्यतिरिक, ये इंडियन लॉजिक में इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें, ये कह रहा है यूनिवर्सल कोरिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव के सार्वभौमिक संबंध से। देखिए, ये जो है ना, कॉज़ैलिटी के बारे में यहाँ बात हो रहा है, अन्वय व्यतिरिक के बारे में बात नहीं हो रहा है। और ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश करते हैं, उसके लिए एक अलग हम रिसर्च करते हैं, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं, जिसको हम जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च भी कहते हैं, जो कि एक क्लोज सेटिंग में होता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है, तो वो दूसरी चीज़ें हैं, है ना? और कारण और प्रभाव के रिलेशन के बारे में वही हम बात करते हैं, है ना? ये तो नहीं होगा। द डिस्टिंक्शन बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट, तो अगर इनवैलिड और वैलिड आर्गुमेंट के बीच के डिस्टिंक्शन के बारे में बात करें, तो ये कहीं न कहीं जो है आपके वेस्टर्न लॉजिक से मतलब है, इंडियन लॉजिक में ऐसा कुछ आता ही नहीं है ना? तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अफ़र्मेशन एंड नेगेशन फॉर इन्फरेंस, यानी अगर हम बात करें अन्वय की, तो अन्वय का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, याद रखिएगा। अन्वय मतलब एग्रीमेंट, यानी ये पॉजिटिव इंस्टेंस हो जाएगा। अगर आप किसी से एग्री कर रहे हैं, अगर आप किसी के बात को मान रहे हैं, तो वो पॉजिटिव हो गया। और वही अगर हम बात करें व्यतिरिक, तो जो ये व्यतिरिक है, इसका मतलब रहता है डिसएग्रीमेंट, मतलब किसी के बातों से आप सहमत नहीं हैं, तो यानी ये नेगेटिव इंस्टेंस हो जाएगा, है ना? तो अगर आप सहमति और असहमति, इन दोनों का ही जो आपस में जो मेल है, यानी कि इन दोनों को अगर हम देख के चलते हैं, तो इसी को हम कहते हैं अन्वय व्यतिरिका। तो जब भी आप इन्फरेंस या अनुमान लगाते हैं, तो उस समय पे इसका आप इस्तेमाल करते हैं, और ये अफर्मेशन एंड निगेशन फॉर इन्फरेंस होता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अनुमान के लिए सकारात्मक और नकारात्मक से इसका मतलब है। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के क्लासिफिकेशन से इसका मतलब नहीं होता है। सिलोजिज्म जो है वो वेस्टर्न लॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, ट्रेडिशनल इंडियन लॉजिक में सिलोजिज्म नहीं आता, इसलिए ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा पांचवा क्वेश्चन काफी आसान प्रश्न है। विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग? परावर्तनीय स्तर की शिक्षण पद्धति के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पहला है लेक्चर मेथड या व्याख्यान पद्धति, दूसरा है डिस्कशन मेथड या चर्चा पद्धति, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना पद्धति, और चौथा ऑप्शन है ड्रिल मेथड या अभ्यास पद्धति। बताइए इनमें से कौन सा रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी या इफेक्टिव है? क्वेश्चन नंबर 5 लिख के आपको क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है, और मैं जो है डिस्कस करता हूँ एक एक ऑप्शन। आवाज़ थोड़ा-सा मेरा प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड एंड कफ से जूझ रहा हूँ, इसलिए जो है थोड़ा-सा बेयर करिएगा, आवाज़ अभी थोड़ा-सा भारी हो गया है। तो लेक्चर मेथड के बारे में अगर हम बात करें, तो ये लोअर लेवल जैसे मेमोरी लेवल टीचिंग जो होता है ना, इसके लिए ज़्यादा प्रभावी है। मेमोरी लेवल टीचिंग के लिए ये ज़्यादा प्रभावी है लेक्चर मेथड, और ये रटने रोट मेमोराइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपने जो भी अगर टीचिंग आप कर रहे हैं, तो जो भी आपका कंटेंट है उसको डिलीवरी के ऊपर पूरा ध्यान होता है, कि जो भी आप कंटेंट है बस आप डिलीवर कर दिया आपने। अब वो कैसे किया, क्या किया, वो अब उससे मतलब नहीं है। तो लेक्चर मेथड में इंटरेक्शन नहीं होता है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो इनएक्टिव होते हैं, टीचर जो है उनका सेंट्रल रोल होता है। तो ये जो है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को कभी नहीं दर्शाएगा, ये नहीं होगा। डिस्कशन मेथड जो है, ये क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देता है, यानी समस्या समाधान को, आलोचनात्मक चिंतन या सोच को, और रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देता है। तो डिस्कशन मेथड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चर्चा पद्धति में स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं, वो डिस्कशन करते हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं, है ना, चर्चा करते हैं, और वो सहपाठियों के साथ भी चर्चा करते हैं, अपने शिक्षक के साथ भी चर्चा करते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के लिए डिस्कशन मेथड टीचर के लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के और फिर डिस्कशन के थ्रू बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट मेथड ये भी यूजफुल होता है, लेकिन ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर फोकस होता है, डीप रिफ्लेक्शन के ऊपर नहीं। प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ज़्यादा मतलब है, यानी अनुभवात्मक शिक्षण शिक्षण जिसे हम कहते हैं, या फिर अधिगम जिसे हम कहते हैं, उससे मतलब होता है प्रोजेक्ट मेथड का। तो रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में बात करें, जहाँ आप रिफ्लेक्शन कर सके, तो डिस्कशन मेथड में होता है। और ड्रिल मेथड, अगेन ड्रिल मेथड जो है ना, ये रेपिटेशन के ऊपर होता है, और यहाँ पर वही रोट मेमोराइजेशन वाली चीज़ आ जाती है ना। तो ये
अगेन एक लोअर लेवल टीचिंग के लिए काम आता है, जो मेमोरी लेवल पे काम करता है। हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डिस्कशन मेथड होगा, ड्रिल मेथड नहीं होगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, चर्चा पद्धति, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आई होप कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। हमारा छठा प्रश्न है, विच स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज यूज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो या उससे अधिक चर के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए कौन सी सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है रिग्रेशन एनालिसिस, प्रतिगमन विश्लेषण। दूसरा ऑप्शन है एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसको हम कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है कोरिलेशन, सहसंबंध। या फिर चौथा ऑप्शन है काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर परीक्षण, है ना। तो अगर आपका पेपर टू एजुकेशन होगा तो वहाँ पर आपने ये सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है पढ़े होंगे, और जस्ट अभी ये मैम ने लिया है यूनिट। तो अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट में एनरोल्ड हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया होगा, है ना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए, और मैं स्टार्ट करता हूँ उसको डिस्कस करना। देखिए कह रहा है रिलेशनशिप अगर दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करने के बारे में। रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है ना, ये एक वेरिएबल को मतलब यूज करता है दूसरे को प्रिडिक्ट करने के लिए, है ना। कि ये एक्सप्लोर करता है कि कैसे एक वेरिएबल प्रिडिक्ट करता है दूसरे को, और ये रिलेशनशिप नहीं बताता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। एनोवा या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो होता है ना, ये कंपेयर करता है मीन को। हाँ, मीन आप समझते हैं ना, जैसे एवरेज जो हम निकालते हैं, जो औसत निकालते हैं, तो उसको ये कंपेयर करता है अलग अलग ग्रुप्स में, मल्टीपल ग्रुप्स में। और ये रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में ये भी नहीं बताता है ना। कोरिलेशन जो है ये मेजर करता है डिग्री और डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन। मतलब अगर दो वेरिएबल्स हैं या दो से अधिक वेरिएबल्स हैं, टू और मोर वेरिएबल्स हैं, तो इनके आपस में संबंध है तो किस डिग्री तक है, और डायरेक्शन क्या है एसोसिएशन का, मतलब किस हद तक वो आपस में संबंधित है और कौन से डायरेक्शन में उनका एसोसिएशन है। ये सभी चीज जो है आपको कोरिलेशन से पता चलती है, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाए। काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है ये असिस्ट करता है इंडिपेंडेंस और एसोसिएशन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में। ये रिलेशनशिप पर से इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सह संबंध। आई होप कि इसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो। अब हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। यहाँ तक वीडियो को अगर आपने देखा है तो सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, आप डेली इन वीडियो से जुड़े रहे हैं। और एक लाइक जरूर कर दीजिए अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी प्रतिक्रिया कैसी लगी आपको ये क्लास, कैसे ये क्वेश्चंस लग रहे हैं, जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, है ना। डेली जो है आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। द टर्म नॉइज इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू, संचार में जो शोर शब्द या नॉइज है उसका क्या मतलब है। पहला है अनवांटेड सिग्नल्स इन ट्रांसमिशन, प्रसारण में अवांछित संकेत। दूसरा ऑप्शन है लॉस ऑफ मीनिंग इन फीडबैक, यानी प्रतिक्रिया में अर्थ की हानि। तीसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल बैरियर्स इन अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ में बाहरी बाधाएं। और चौथा ऑप्शन है डिस्टॉर्शन ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी पर्यावरणीय कारकों के कारण विकृति। बताइए जो नॉइज टर्म है कम्युनिकेशन में उसका क्या मतलब होता है। देखिए अगर हम बात करें नॉइज टर्म की, तो नॉइज टर्म के बारे में ये पूछा है, ना कि नॉइज के बारे में पूछा है। दो चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। तो देखिए नॉइज टर्म जो होता है, बहुत, अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझोगे तभी इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो नॉइज अलग अलग प्रकार के होती है, ठीक है। कौन से प्रकार के होती है नॉइज। तो देखिए नॉइज साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, आपके जो मन में कोई पूर्वाग्रह बैठा हुआ है वो भी एक नॉइज है। नॉइज फिजिकल भी हो सकता है ना, जो कि रियल वर्ल्ड में आ रहा है ना। तो फिजिकल नॉइज होता है, साइकोलॉजिकल नॉइज होता है, टेक्नोलॉजिकल नॉइज भी हो सकता है। हो सकता है जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप कम्युनिकेशन करने के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो नॉइज टर्म जो है ये बहुत व्यापक टर्म है। अगर आपका मीनिंग जो है वो कहीं ना कहीं लॉस हो गया, प्रतिक्रिया में अर्थ की हानि हो गई, वो भी एक नॉइज ही है, लेकिन वो नॉइज टर्म नहीं है, है ना। तो आप समझिएगा नॉइज टर्म और नॉइज में डिफरेंस है। ओके, तो लॉस ऑफ मीनिंग इन फीडबैक इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए नॉइज टर्म के बारे में पूछ रहा है ना कि नॉइज के बारे में पूछ रहा है। तो टर्म और उससे रिलेटेड चीजें अलग अलग होती है ना। एक्सटर्नल बैरियर इन अंडरस्टैंडिंग ये भी एक नॉइज है, लेकिन फिर भी वो टर्म नहीं है। सिर्फ एक्सटर्नल बैरियर इन अंडरस्टैंडिंग को हम नहीं कह सकते कि ये नॉइज है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से कोई डिस्टॉर्शन हो रहा है तो वो जरूर एक नॉइज है।
है ना? वो आपके कम्युनिकेशन को कहीं न कहीं बाधित कर सकता है, लेकिन वो टर्म पूछ रहा है जो, वो नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनवांटेड सिग्नल्स इन ट्रांसमिशन या प्रसारण में अवांछित संकेत। कुछ ऐसे सिग्नल्स जो कि आपके ट्रांसमिशन को, जो भी आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, है ना? तो नॉइज़ डिस्टर्ब करता है कम्युनिकेशन चैनल को, जिससे कि लॉस ऑफ क्लैरिटी होती है, मीनिंग लॉस हो जाता है। कई बार आप एक्सटर्नल बैरियर्स आ जाते हैं, कई बार डिस्टॉर्शन हो जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू, और ये सभी नॉइज़ में आ जाते हैं, है ना? तो मिसकम्युनिकेशन को हम कहते हैं लॉस ऑफ मीनिंग। अगर हम कहें एक्सटर्नल बैरियर इन अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें आप जो है सिर्फ स्पेसिफिकली नॉइज़ के डेफिनेशन के बारे में नहीं बात करेंगे, वो एक नॉइज़ खुद में है ना? और डिस्टॉर्शन ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर जो है, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉइज़ है ना? फुल डेफिनेशन नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है, आप जाके वहाँ गलती कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। नाउ 8वां प्रश्न है हमारा, विच रिपोर्ट एम्फेसाइज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईआईटीज इन इंडिया? किस रिपोर्ट ने भारत में आईआईटी की स्थापना पर बल दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको, है ना? पहला ऑप्शन है हंटर कमीशन रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है सरकार कमेटी रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है राधा कृष्णन कमीशन रिपोर्ट, या फिर चौथा ऑप्शन है मुदलियर कमीशन रिपोर्ट। बताइए इनमें से वो कौन सा कमीशन रिपोर्ट है जिसने आईआईटीज को स्टैब्लिश करने के बारे में जोर डाला कि हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश होने चाहिए, एक ऐसे वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश होने चाहिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो कि इंडिया को काफ़ी आगे बढ़ाएं, है ना? तो हंटर कमीशन के बारे में बात करें, तो हंटर कमीशन तो बहुत पहले आया था, और इसका फोकस प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे था, आईआईटी पे नहीं था, है ना? तो इसलिए ये नहीं होगा। सरकार कमेटी रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो सरकार कमेटी रिपोर्ट ने प्रपोज किया था आईआईटीज को, कि ये आईआईटीज को स्टैब्लिश किया जाए हायर टेक्निकल एजुकेशन के लिए, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? बी ऑप्शन। राधा कृष्णन कमीशन रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो राधा कृष्णन कमीशन का फोकस था हायर एजुकेशन इन जनरल पे, है ना? स्पेसिफिकली आईआईटी को रिकमेंडेशन नहीं दिया गया था राधा कृष्णन कमीशन रिपोर्ट में, तो ये भी नहीं होगा। और मुदलियर कमीशन रिपोर्ट जो है, ये सेकेंडरी एजुकेशन के रिफॉर्म के ऊपर बेस्ड था। सेकेंडरी एजुकेशन, इसको इसमें क्या क्या बदलाव, क्या क्या रिफॉर्म्स लाने, इसके ऊपर है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप कि इसका करेक्ट आंसर आपने दिया हो नीचे कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट प्राइमरली असेसेस, बताइए जो कार्बन फुटप्रिंट की अवधारणा है, ये मुख्य रूप से किसका आकलन करती है? मैंने एक बार और ये क्वेश्चन कराया हुआ है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? पहला है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी या कार्बन भंडारण क्षमता, तीसरा ऑप्शन है एनर्जी एफिशिएंसी या ऊर्जा दक्षता, और चौथा ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल या वैश्विक तापन क्षमता। बताइए कार्बन फुटप्रिंट प्राइमरली किससे रिलेटेड है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा सही उत्तर? नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मेंशन कर दीजिए, और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कस करना आपसे ये क्वेश्चन। तो देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो कार्बन फुटप्रिंट का इसी से मतलब होता है ना? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन फुटप्रिंट मेजर करता है टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कॉज्ड बाई कोई भी एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट। तो अगर आप कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं, GHG, अपने लाइफ टाइम में कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट कर देते हैं, वो आपका कार्बन फुटप्रिंट हो गया। कोई कंपनी है, वो उसने कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट किया है, जैसे अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो अलग अलग ग्रीन हाउस गैस कोई भी कंपनी अपने पूरे जीवन काल में कितना करती है, वो उसका कार्बन फुटप्रिंट हो जाता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है, ये कोई भी सिस्टम की एबिलिटी कि वो कितना कार्बन को स्टोर कर पा रहा है, उससे मतलब है, तो ये भी नहीं होगा। एनर्जी एफिशिएंसी रिलेटेड होता है, कि कार्बन फुटप्रिंट जो है, उससे रिलेटेड होता है एनर्जी एफिशिएंसी, लेकिन उसके बराबर नहीं होता है ना? एनर्जी एफिशिएंसी अलग चीज़ है। आप एनर्जी, ऊर्जा की जो दक्षता है, उससे रिलेटेड है कि अगर आप कोई ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते समय मैंने जो कार्बन फुटप्रिंट है, उसको मैंने कैसे कम किया अपना, वो मेरी दक्षता बताएगा, एनर्जी एफिशिएंसी बताएगा, है ना? तो इसमें बचत के बारे में है, तो ये भी नहीं होगा। और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है? ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, और ये ग्रीन हाउस गैस के इम्पैक्ट को देखता है कि ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो वैश्विक तापन है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है ना? तो इसलिए ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। हम 9th क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो को लाइक अपने आप के लिए करिए, क्योंकि आप जो है वो
बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि डेली इन सेशन से जुड़ना, ये प्रैक्टिस करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लर्नर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप लोग को ही जो है वो मिलेगा सक्सेस। इधर उधर बहुत अलग अलग चैनल्स पे जाना और इधर उधर जो है टाइम पास करना, न्यूज़, ये न्यूज़ नहीं मिला, वो न्यूज़ नहीं मिला, कोई मतलब नहीं इन सभी चीज़ों का, है ना। पढ़ाई पे फोकस रहिए और अपना एक एजुकेटर पकड़िए और उनसे पढ़िए। 10वां प्रश्न हमारा, द मेथड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग वेयर द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डायरेक्शनल इज कॉल्ड। वैकल्पिक परिकल्पना जहां दिशात्मक है, परिकल्पना परीक्षण की विधि क्या कहलाती है? पहला है टू टेल टेस्ट, द्विपक्षीय परीक्षण, दूसरा है वन टेल टेस्ट, एक पक्षीय परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है नल टेस्ट या शून्य परीक्षण, और चौथा ऑप्शन है सिग्निफिकेंस टेस्ट या प्रासंगिकता परीक्षण। कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा? कह रहा है कि वो मेथड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग जहां पर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो डायरेक्शनल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा सही उत्तर? नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, और आपको क्या लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि इसका सही उत्तर आपको क्या लग रहा है, और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कस करना। तो आई होप कि इसका करेक्ट आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। और देखिए, अगर हम बात करें टू टेल टेस्ट के बारे में, तो टू टेल टेस्ट जो है ना, ये टेस्ट करता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में आप जो है वो स्टेटमेंट के थ्रू कुछ ना कुछ बोल देते हैं, जैसे कि दिस मेडिसिन विल वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स। तो अगर आप इसमें कुछ बता रहे हैं कि ये काम करेगा, तो आप डायरेक्शन दे रहे हैं, न्यूट्रल नहीं है आप, है ना। और नॉन डायरेक्शन में आप डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, बस आप जो है उस स्टेटमेंट के थ्रू बता देते हैं। तो अगर आप नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, जहाँ जो इफेक्ट है वो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसको हम टू टेल टेस्ट कहते हैं। इसीलिए इसका टू टेल नाम है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल के लिए होता है। वन टेल टेस्ट जो होता है, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, जहां इफेक्ट जो है वो अज्यूम किया जाता है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि आप हाइपोथेसिस दे रहे हैं तो उसमें एक डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ये कह रहा है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग विद द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डायरेक्शनल इज कॉल्ड वन टेल टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक पक्षीय परीक्षण। नल टेस्ट क्या होता है? इसमें कोई भी ऐसा टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है ना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होता है, इसमें ऐसा कोई भी टर्म नहीं करता एग्जिस्ट। नल टेस्ट नहीं होता, नल हाइपोथेसिस जरूर होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। और सिग्निफिकेंट टेस्ट रेफर हम इससे करते हैं क्या, जो टेस्टिंग होता है ना वैलिडिटी का, वैधता का, इसी को हम सिग्निफिकेंट टेस्ट कहते हैं कि हाइपोथेसिस कितना वैलिड है ना। डायरेक्शनल टेस्टिंग से इसका कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि वैधता से मतलब है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन टेल टेस्ट, एक पक्षीय परीक्षण। तो अच्छा क्वेश्चन था, और आज के सारे ही प्रश्न हमारे काफ़ी अच्छे थे। एक दो प्रश्न को अगर हम छोड़ दें जो कि ईजी थे, तो सारे ही क्वेश्चन अच्छे थे। तो क्या है आपका फीडबैक, कैसा लगा ये क्लास? क्या मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया कि नहीं कर पाया? जो भी आपका प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिए। यहाँ पर दसों ऑप्शंस, उनके करेक्ट आंसर्स जो है वो दिए हुए हैं। और ये पीडीएफ जो है ये आपको प्राप्त होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे जाइए, और नीचे जो है जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या फिर ऐसे आप ज्ञानस्थली करके भी, ज्ञानस्थली बाई अलका पांडे आप सर्च करेंगे तो वहाँ टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा। अगर आप हमारे डाउट ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जो कि फोकस्ड ग्रुप होता है, तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको जो है, क्योंकि वो इनवाइट ओनली ग्रुप है, तो आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, और वहाँ से अगर आप सीरियस हैं तभी जुड़िए। बाकी इस सेशन में यहीं तक। मैं मिलता हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।